गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स पढ़े थे और अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये भी एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन एनिमल्स में हम इसे नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि प्लांट्स में हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इस पैरा पे जाइए। दैट यू हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन द क्लास 11th. What do you think? Is vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction? Yes, it is a kind of a asexual reproduction because only one parent is involved. Okay. Why do you say so? Because one parent is involved during the vegetative reproduction. Is the term clone applicable to the offsprings formed by the vegetative reproduction? Yes, because a single parent is involved, so the genetic information or the genetic material of only one parent will be transferred to the offspring. So that offspring will be exact copy of their parent. Okay, so that's why we can use a term clone for the offsprings which are formed by the vegetative reproduction. Okay. Next is, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. So जो एनिमल्स हैं और जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के जो पाए जाते हैं एनिमल्स, उनमें एसेक्सुअल वर्ड यूज होता है, बट इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके, तो डिफरेंस समझ में आया. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट प्लांट्स में हम इसे इस नाम से बुलाते हैं. ठीक है. In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, all are capable of give rise to new offspring. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स की कुछ वेजिटेटिव पार्ट यूज करा जाता है, इन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. ठीक है, और इन पार्ट्स का नाम क्या होता है? ये रनर भी हो सकते हैं, राइजोम भी हो सकते हैं, सकर भी हो सकते हैं, ट्यूबर भी हो सकते हैं, ऑफसेट भी हो सकते हैं और बल्ब भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हम एक के बाद एक इनको डिस्कस करेंगे कि रनर सबसे पहले होता क्या है. रनर क्या होता है कि जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट के बेस से जो एक स्टेम है वहां पे नोड है. अब आपको पता है स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो नोड से एक एक्सिलरी बड निकलता है, उस एक्सिलरी बड से एक स्टेम ऐसे रन करती हुई किस पे? सॉइल सरफेस पे रन करती हुई नजर आती है, तो इसे हम बोलते हैं रनर. और जब इस स्टेम में नोड प्रेजेंट होता है, उस नोड से ये जो है रूट्स अराइज होती है और एक प्लांट दोबारा बनेगा. ठीक है, तो इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बोलते हैं रनर. ठीक है, और ये जो प्रोपोग्यूल जो होगा, ये जो स्टेम जो कि ऐसे रन कर रही है, उसको कहा जाएगा रनर. ठीक है. दूसरा है सकर. सकर जो है वो भी रनर की तरह ही होता है. जो डिफरेंस है इसमें पाया जाएगा कि जो रनर है वो तो होगा सॉइल के ऊपर, लेकिन जो सकर होगा वो होगा अंडरग्राउंड. ठीक है, सॉइल के नीचे से रन करती हुई एक स्टेम जाएगी जो कि एक नया प्लांट अराइज करेगी. ठीक है. नेक्स्ट होता है ऑफसेट. ऑफसेट क्या, अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी. ऑफसेट जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है वाटर हायासिंथ. वाटर हायासिंथ और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है इकॉर्निया. ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये जो स्टेम के बेस से एक और स्टेम यूं जा रही है, ये भी ऑफसेट. ठीक है, ये भी एक तरीके का रनर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो ऑफसेट होता है ये साइज में छोटा और बहुत ही थिक होता है. ओके, इट विल बी शॉर्टर इन साइज एंड थिकर इन कंपैरिजन टू रनर. ठीक है, तो वाटर हायासिंथ की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल होगा वो क्या होगा? ऑफसेट. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम. ये है ब्रायोफाइलम की लीफ. अब ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है वो उसे बोलते हैं लीफ बड या फिर एडवेंटिशियस बड. ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो ये लीफ की मार्जिन है, तो लीफ की मार्जिन में कुछ छोटे छोटे से नॉचेस पाए जाते हैं. ठीक है, ये नॉचेस है और हर एक नॉच में से एडवेंटिशियस बड अराइज होता है जिसमें छोटी रूट भी लगी होती है. ठीक है, फिर ये अपनी एक पेरेंटल बॉडी से डिटैच होते हैं और एक नया ब्रायोफाइलम इसमें प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, या जर्मिनेट हो जाता है. ये जो एक एडवेंटिशियस बड है ये जर्मिनेट हो जाती है इनटू न्यू ब्रायोफाइलम. ओके, सो व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल ऑफ ब्रायोफाइलम? इट इज एडवेंटिशियस बड और अ लीफ बड. ओके,
Next diagram is of agava. ठीक है, if you see agava, so this portion is known as a bulbil, and in case of onion you will use the term bulb. Actually the bulbil and bulb both are the same thing, but in case of agava the appropriate term will be bulbil, and in onion it will be bulb. Okay, so these are the vegetative propagules. Next, in case of the potato, see the diagram. In case of potato, the vegetative propagule is eye bud. Okay, and it is also known as tuber. Okay, so vegetative propagule for potato will be tuber or eye bud. Both are the correct answer for the potato. Okay, next is for ginger. As you know, ginger is a modified stem, so ginger will contains the nodes and internodes. So these are the nodes, and in between the nodes are the internodes. Okay, so the vegetative propagule of ginger is rhizome. We will call this portion as a rhizome. Rhizome means which contains the nodes as well as internodes, and from the nodes mainly the roots arises and give rise to a new ginger. Okay, so these are the vegetative propagules. So in this para, mostly you have to remember these examples. Okay, sometimes in the NEET exam they can mostly use to ask that what is the vegetative structure or the vegetative propagule of potato. The answer will be eye bud. For ginger it is rhizome. For agava it is bulbil. For onion it is bulb. For bryophyllum adventitious bud or leaf bud, and for water hyacinth it is offset. Okay, understood? Next part is, obviously, since the formation of these structure, it does not involve two parents, the process involved is asexual, because in the vegetative reproduction, there is involvement of only one parent, so this is a type of asexual reproduction. In some organism, if the body break into distinct pieces or fragments, and each fragment grow into an adult capable of producing offspring, for example in Hydra, this is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है या इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ईच फ्रेगमेंट is capable to grow into a new organism, so this process is known as fragmentation, which is also a part of a asexual reproduction. Okay, next para. This para is very important. You must have heard about the scourge of the water bodies. Scourge of the water bodies means which make a trouble in the water bodies, or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant. ये एक aquatic plant है जिसका नाम है water hyacinth, which is one of the most invasive weed. Invasive weed means which grow at a very fast rate. Okay, found growing wherever there is a standing water. And it will mainly grow in the standing water. Standing water means ठहरा हुआ पानी. Okay, it drains the oxygen from the water, which leads to the death of fishes. ये क्या होता है, सारा पानी जो होता है, सारा ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेता है, जिसकी वजह से जो भी वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्टली फिशेस, उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ओके, you may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and the shapes of leaf. Because this flower is so much attractive, that's why it was introduced into the India. Okay, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate, I mean it's at a very fast rate within a very short period of time, so it is very difficult to get rid of them. Okay, and that's why it was considered as a terror of Bengal, because in India, in which place it was introduced? It was introduced in the West Bengal. Okay, so terror of Bengal, it is water hyacinth. One main function of water hyacinth, it can propagate very fast rate and drains all the oxygen which is present in the water, which leads to the death of the fishes. Okay, and it was introduced in India because of its beautiful flowers as well as the shape of leaves. Okay, next para. Next para is, are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? So if you know potato, it is mainly cultivated by using the tuber, sugarcane by nodes which are present on the stem, banana and ginger by rhizome, axillary bud
by Dahlia mainly, the axillary bud will be present on the root. This is the vegetative propagule of Dahlia. Okay, so for potato it is tuber, for sugarcane node, for banana and ginger it is rhizome, and for Dahlia it is axillary bud. Okay, have you seen small plants emerging from the buds of the potato tuber from the rhizome of banana and ginger? ठीक है, हमने मोस्टली पोटैटो में तो बहुत देखा है कि जब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो बर्ड होते हैं, जो आई बर्ड होते हैं, वो क्या होता है, उसमें से स्मॉल प्लांट्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ अ न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट लिस्टेड अबव, यू विल नोटिस that they invariably arises from the node present in the modified stem of these plants. अब देखो मैं फिर से आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ये है जिंजर का डायग्राम. जिंजर में आप देखोगे तो ये एक राइजोम है. राइजोम में आप देखो ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिंजर, तो इसमें नोड प्रेजेंट है. ये जो डार्क लाइन से मेंशन हुआ है ये नोड्स हैं. इन नोड्स के बीच में इंटरनोड्स पाया जाता है. और देखोगे अगर आप रूट, तो रूट जो है वो हमेशा अराइज करेगी नोड पार्ट से. ठीक है, तो अगर हम जिंजर की बात कर रहे हैं, बनाना की बात कर रहे हैं या शुगर केन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो नया प्लांट अराइज होगा वो उसके नोडल पार्ट से होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Okay, so you will notice that they invariably arises from the nodes which is present in the modified stem of these stems. Okay, when the node come in contact with the damp soil or water, they produce roots and new plant. जैसे ही जो नोड है वो सॉइल की कांटेक्ट में आता है, तो उसमें से रूट्स अराइज होती है और एक नए प्लांट का जन्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम. सो ब्रायोफाइलम की लीव्स में हमने देखा था कि मार्जिन होता है, मार्जिन पे कुछ नॉचेस प्रेजेंट होते हैं और उस नॉचेस में से मेनली एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होते हैं. ये जब एडवेंटिशियस बर्ड उस लीव से डिटैच होते हैं और जैसे ही सॉइल की कांटेक्ट में आते हैं, तब ये ग्रो हो जाते हैं एक नया ब्रायोफाइलम में. ओके, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट. मतलब ये जो एबिलिटी है ब्रायोफाइलम की या किसी भी प्लांट की कि उनके वेजिटेटिव पार्ट से हम उन्हीं के जैसा एक प्लांट और उगा सकते हैं, तो इस एबिलिटी को गार्डनर्स और फार्मर्स ने बहुत अच्छे से यूज किया है और उसे कमर्शियल लेवल पे प्रोपोगेट किया है और बहुत सारे प्लांट्स उसमें से प्रोड्यूस किए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैरा इज, it is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. इस लाइन का मतलब है कि हमें पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्गी और फंगस में. लेकिन जैसे ही कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो उस कंडीशन के स्टार्ट होने से पहले ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अब पता है आप सबको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, वेरिएशंस जो होते हैं ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को अच्छे से एडॉप्ट कर सके. ओके, अपने आप को अच्छे से एडॉप्ट कर सके एडवर्स कंडीशन में. इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन यही रिप्रोडक्शन था, वो एडवर्स कंडीशन के स्टार्ट होने से पहले अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ सेट कर लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस होता है और ये जो वेरिएशंस होता है ये हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म को एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए या फिर अडॉप्ट रखने के लिए. ठीक है, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड सच कंडीशन? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशंस. Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants. अगर हम higher plants की बात करें तो उनमें asexual reproduction भी होगा और sexual reproduction भी होगा.
तो ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ओके, एनिमल्स की अगर बात करी जाए तो उनमें सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।